दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जो सीधे हमारे किसानों से जुड़ी हुई है और जिससे किसानों की खेती, उपज और उनकी आमदनी पर असर पड़ता है जब वो पूरी मेहनत करने के बावजूद भी हार जाते हैं और उन्हें पूरी मेहनत की कमाई नहीं मिलती है। और ये विषय है नकली कृषि आदानों और टिकाऊ खेती के बीच की जंग का। सभी किसान कभी ना कभी इस बात से प्रभावित होते हैं कि उन्हें जो खाद, बीज, पेस्टिसाइड, माइक्रोन्यूट्रेंट, वाटर सॉल्युबल या कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदा है जो क्वालिटी का नहीं है और नकली प्रोडक्ट है, तो वो पैसे भी खर्च करते हैं और उनको रिजल्ट भी नहीं मिलते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है कि जो हमारे यहाँ मल्टीनेशनल कंपनियां हैं और नेशनल लेवल की जो बड़ी कंपनियां हैं वो मोनोपोली में काम करती हैं और वो एक रीजन में एक रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर बनाती हैं, उसके नीचे होलसेलर होते हैं, उसके नीचे रिटेलर होते हैं। लेकिन जो किसान हैं वो ज़्यादातर लघु और सीमांत किसान हैं, उनके पास ज़मीनें कम हैं, तो वो कम मात्रा में कृषि आदान खरीदते हैं और मात्रा कम होने से वो ज़्यादातर या तो रिटेलर या सब रिटेलर से मटेरियल खरीदते हैं। अब ये जो अच्छी क्वालिटी के मटेरियल बना रही हैं कंपनियां, वो रिटेलर और सब रिटेलर को डीलरशिप नहीं देती हैं क्योंकि उनका वॉल्यूम कम होता है, उनके डिपॉजिट बहुत ज़्यादा होते हैं और वो उनको उतना बिजनेस नहीं दे पाते हैं, तो वो इतने सारे अकाउंट अपने सिस्टम में मेंटेन नहीं करना चाहते हैं। तो ये जो रिटेलर और सब रिटेलर हैं, इसी तरह बहुत सारे होलसेलर हैं जिन्हें अच्छी क्वालिटी के मटेरियल नहीं मिल पाते हैं, तो वो ऐसे लोगों के ट्रैप में फंस जाते हैं जो सब स्टैंडर्ड का माल बनाते हैं। ये जो सब स्टैंडर्ड का माल है ये हर बाज़ार में, हर गांव की दुकान में, हर ज़िले की दुकान में उपलब्ध होता है। इसमें चूँकि ज़्यादातर जो बिजनेस होता है वो बिना बिल के होता है। जब दुकानदार मटेरियल खरीदता है तो बिना बिल के खरीदता है, नगद में पेमेंट करता है। जब वो किसानों को भी मटेरियल बेचता है तो बिना बिल के ही बेचता है और नगद पैसा लेता है या उधार देता है। अब इन अमानक और नकली आदानों को रोकने के लिए सरकार क्या करती है? तो सरकार ने बेसिकली ये 3 कानून बना रखे हैं: फर्टिलाइजर कंट्रोल एक्ट, सीड एक्ट और पेस्टिसाइड एक्ट। इन एक्ट में वो सभी डीलरों को लाइसेंस देते हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके प्रोडक्ट अप्रूव करते हैं और उनको बेचने की अनुमति देते हैं। और इसमें खाद बेचने के लिए ओ फार्म और बीज और पेस्टिसाइड बेचने के लिए प्रिंसिपल सर्टिफिकेट इशू होते हैं। इसकी जांच कृषि विभाग करता है। हर जिले के उप संचालक कृषि और उसके अधीन जो अमला वहाँ पदस्थ है उनको सभी दुकानों की जांच करने के अधिकार इन कानूनों में हैं। ये कानून इसेंशियल कमोडिटी के अंतर्गत भी आते हैं क्योंकि भारत सरकार ने इन्हीं प्रोडक्ट को इसेंशियल प्रोडक्ट भी डिक्लेयर कर रखा है। तो जब इस तरह की सैंपलिंग होती है या कोई शिकायत आती है तो कृषि विभाग उनके खिलाफ जिले के कलेक्टर की अनुमति से पुलिस केस दर्ज कराती है और वो क्रिमिनल ऑफेंस भी बन जाता है। तो ये सब कागज़ के ऊपर बहुत अच्छा लगता है, पर ये इतना ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है और हर बार हर दुकान को, हर बार हर मैन्युफैक्चरर को अनुमति लेना, हर स्तर पे अनुमति लेना, बार बार प्रिंसिपल सर्टिफिकेट जुड़वाना, बार बार लाइसेंस को रिन्यू कराना एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। इससे बाज़ार में ज़्यादातर लोग इस प्रक्रिया से बचने के लिए बिना बिल के ही काम करने लगते हैं और यही वो कारण हैं जिससे ये नकली मटेरियल बाज़ार में आ रहे हैं।
और ये लोगों को पता भी है। तो इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान ये है कि जो किसान हैं उनको जब भी कोई मटेरियल खरीदना है तो कंपनियां उनके प्रोडक्ट की प्योरिटी को निर्धारित करने के लिए, अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट करने के लिए क्यूआर कोड का इस्तेमाल करती हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन में क्यूआर कोड स्कैनर डाउनलोड कर लीजिए और जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके क्यूआर कोड पे आप कैमरे को लेके जाएंगे तो आपको प्रोडक्ट की जानकारी मिल जाएगी कि कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सी कंपनी है, क्या उसकी एक्सपायरी डेट है, क्या पूरा डिटेल उसमें रहता है। तो आप ये समझ सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो किसानों को करना है वो ये है कि जब भी वो कोई माल खरीदें तो उनको बिल के साथ ही माल खरीदना चाहिए। बिना बिल के अगर वो मटेरियल ले रहे हैं और उनको कोई नुकसान होता है, फसल खराब होती है या कोई विपरीत असर पड़ता है या वो प्रोडक्ट ही काम नहीं करता है तो उनके लिए फिर कोई रेमेडी उपलब्ध नहीं होती है। अगर बिल होगा तो बहुत सारी रेमेडीज़ उनको उपलब्ध होती हैं। अब कंपनियां और सरकार क्या कर सकती है? तो देखिए, ये निश्चित ही इसेंशियल कमोडिटी है और हमें 140 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फूड सिक्योरिटी प्रदान करना है, उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। हमारे देश में जो खाद्यान्न हो रहा है, जो खाद्यान्न उत्पादन के समय नष्ट हो जाती है फसल और जो पोस्ट हार्वेस्ट के बाद नष्ट हो जाती है, उसको अगर बचाना है तो इन प्रोडक्ट का उपयोग करना ज़रूरी है। तो एक तरीका ये हो सकता है कि चूँकि ये बहुत बड़ा कार्य है, देश में लगभग 14 करोड़ से अधिक किसान हैं और 6.5 लाख से अधिक गांव हैं। इतने गांव में इतने किसानों को नियमित रूप से उचित गुणवत्ता के पहले कृषि आदान उपलब्ध कराना अपने आप में एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट करने की बात है। तो ये काम अकेले सरकार नहीं कर सकती है, अकेले प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता है। यहाँ मिल के काम करना होगा और अगर हमें मिल के काम करना है तो पीपीपी मॉडल को अपनाना होगा। दूसरी तरफ जो फर्टिलाइज़र कंट्रोल एक्ट, सीड कंट्रोल एक्ट और पेस्टिसाइड कंट्रोल एक्ट है, ये बहुत पुराने हो चुके हैं और भारत सरकार ने बहुत सारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में चेंजेस किए हैं व्यापार में, पर एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई अंतर नहीं आया है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इन सब कानूनों को अपडेट करने की ज़रूरत है और जो आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो आज किसानों को अवेयरनेस है, उसके हिसाब से इन कानूनों को बनाना ज़रूरी है और इसको ये जो ब्यूरोक्रेटिक मकड़जाल में फंसाया हुआ है इससे निकालना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ठीक नहीं होगा तब तक कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने पैसा इसमें नहीं लगाएगी और वो इस तरह के किसी भी नेटवर्क बनाने में मदद नहीं करेगी। जो किसानों की 3 बड़ी समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, वो क्या क्या हैं, पहले हमें ये समझना चाहिए। सबसे पहले है तकनीकी पहुंच नहीं है। अभी भी किसान के हाथ में मोबाइल है, बहुत सारे किसानों के पास सिंपल बेसिक फ़ोन है, बहुत सारे किसानों के पास स्मार्टफोन है, बहुत सारी चीज़ें वो स्मार्टफोन पर देखते हैं, पर एग्रीकल्चर इनपुट खरीदने के लिए अभी भी वो ट्रेडिशनल तरीके को ही अपनाते हैं क्योंकि उनका भरोसा लोकल दुकानदार पे होता है और उसी भरोसे के थ्रू वो उसे मटेरियल लेता है। दूसरी चीज़ है कि किसान को निश्चित ही उनके उत्पाद का उचित दाम नहीं मिलता है क्योंकि जो छोटे छोटे किसान हैं उनका वॉल्यूम छोटा होता है और जो कमोडिटी के एंड यूज़र हैं वो 3 लोग होते हैं, नेशनल लेवल के होलसेलर, प्रोसेसर और एक्सपोर्टर। और इनकी 3 बेसिक कंडीशन होती हैं, ह्यूज क्वांटिटी, सेम क्वालिटी और कॉम्पिटिटिव प्राइस। तो ये छोटा किसान चूँकि ये 3 शर्तें पूरी नहीं कर पाता है तो बीच में बहुत सारे लोग होते हैं जो छोटा छोटा मटेरियल खरीद के एग्रीगेट करते हैं, उसका ग्रेडिंग करते हैं और आगे मटेरियल बेचते हैं। तो इससे किसानों को उन लोगों का प्रॉफिट घटा के मंडी में पैसा मिलता है।
तो इसकी वजह से किसान नई टेक्नोलॉजी और महंगे खाद बीज का उपयोग नहीं कर पाता है। तीसरी जो किसानों की समस्या है कि वो ज़्यादा पैसा नहीं लगा पाता है। तो इन सब चीज़ों का अगर हल निकालना है तो हमें 3-4 चीज़ें करने की ज़रूरत है। सबसे पहले कि हमें जो मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं उनकी मोनोपोली को ख़त्म करना होगा, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना होगा और डेमोक्रेटिक तरीके से उन्हें उनके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। हमारे यहाँ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है जो मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए काम करते हैं, पर आज तक किसी भी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के खिलाफ भारत में मुझे तो कोई केस देखने को नहीं मिला जिसकी मोनोपोली तोड़ने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई कदम उठाया हो। दूसरी चीज़ कि हमें पीपीपी मॉडल पे काम करना होगा और गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को मिलके काम करना होगा। तीसरी चीज़ कि ये जो कानून हैं जिनसे ये क्षेत्र गवर्न होता है, फर्टिलाइज़र कंट्रोल एक्ट, सीड कंट्रोल एक्ट, पेस्टिसाइड कंट्रोल एक्ट, इनको आधुनिक बनाना होगा और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जो पुराने सिस्टम है उन्हें ख़त्म करना होगा। तीसरे, इसमें जो रूल्स होते हैं तीनों कानून में वो हर स्टेट गवर्नमेंट बनाती है और वो उसके हिसाब से सर्कुलर निकालते हैं और ये सभी प्रदेशों में अलग अलग होते हैं। इससे इस धंधे में आने वाले लोगों को भारी कठिनाइयाँ होती हैं और एंट्री बैरियर क्रिएट होते हैं। तो सभी राज्यों में एक जैसे रूल्स और एक जैसे प्रोसीजर भारत सरकार को ही बना के लागू करना होंगे, तभी ये इस बिजनेस को बेहतर बनाया जा सकता है। और आखिरी चीज़ है जीएसटी। देखिए आज भी जो इनपुट हैं वहाँ 5% से लेके और 18% तक जीएसटी का प्रावधान है। इससे उत्पादों की लागत और बढ़ जाती है, इनपुट की लागत और बढ़ जाती है और जीएसटी बिल के ऊपर लगता है, एमआरपी के ऊपर नहीं लगता है। इसीलिए मैन्युफैक्चरर एमआरपी बहुत बड़ा बड़ा के लिखते हैं और बिल कम का काटते हैं। इससे भारत सरकार को नुकसान होता है। तो अगर एमआरपी पे जीएसटी लगेगा और ये दर 18 की जगह 5% हो तो कृषि आदान की कीमत घट सकती है और ये लघु और सीमांत किसानों की परचेजिंग पावर में आ सकते हैं। तो इन सब के साथ साथ किसानों में जागरूकता और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि इस चीज़ पे एक स्वस्थ बहस होने चाहिए और ये मुद्दे सरकार के ध्यान में लाना चाहिए ताकि जब एग्रीकल्चर के रिफॉर्म हों, और ये बहुत बड़े रिफॉर्म नहीं हैं पर इनसे एग्री इनपुट मार्केट का रिफॉर्म हो सकता है। जो नकली खाद बीज दवाई मार्केट में आ रहे हैं उन पर सख्ती से रोक लगाई जा सकती है और गलत लोगों को मार्केट से बाहर किया जा सकता है। तो इसमें ज़रूरत है कि इस तरह की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इस तरह के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक, छोटे दुकानदारों तक भेजा जाए ताकि एक स्वस्थ बहस क्रिएट हो सके। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें और आगे किस तरह की व्यवस्था आप चाहते हैं वो भी सुझाव दें। तो ये सेक्टर भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधर सकता है, यहाँ भी मोनोपोली ख़त्म हो सकती है और एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट किया जा सकता है। तो आइए इस अभियान में जुटते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। Don't forget to like and subscribe.